बायकॉट कर दिया है मेन हिस्ट्री मीडिया को, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये 14 न्यूज एंकर को किया है, लेकिन अभी और भी कई न्यूज एंकर हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप जैसे, उनको भी बायकॉट करने की जरूरत है। और केवल न्यूज एंकरों को बायकॉट करने से काम नहीं चलेगा। उन न्यूज चैनल्स के जो मालिक हैं, क्योंकि उनकी बिना इजाजत के ये सारे न्यूज चैनल जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, जो पूरे चैनलों पर हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, मुझे लगता है ऐसे न्यूज एंकरों के साथ साथ उन न्यूज चैनलों को भी बायकॉट करना चाहिए। तभी मैं समझता हूं जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसको इग्नोर करके केवल सरकार को महिमा मंडित करने का काम ये भाजपा का जो मीडिया, मैं तो कहता हूं ये गोदी मीडिया नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया हैं। और इनको सही अगर सबक सिखाना है, अगर इनको सही मायने में पत्रकारिता सिखानी है, और अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता हो, तो इन सभी न्यूज चैनलों का भी बायकॉट होना चाहिए और इन न्यूज एंकर्स का भी बायकॉट होना चाहिए। ऐसे में तो पूरे टीवी बंद हो जाएगा अगर सभी चैनलों को बायकॉट कर दिया टीवी जाए। बंद नहीं होगा, सबके लिए नहीं बोला हमने, हम उनके लिए बोल रहे हैं जो लोग केवल केंद्र सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम करते हैं, जिनका काम तो ये होना चाहिए था कि सत्ता से सवाल करें। पिछले लगभग 9.5 सालों में केंद्र सरकार से, केंद्र के प्रधानमंत्री जी से, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से, गृह मंत्री से, इस मीडिया ने कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जनता के मुद्दे उनके सामने उठाए, जनता के लिए उनसे सवाल करे। कभी इस मीडिया ने और उन न्यूज एंकर्स ने ये भी हिम्मत नहीं की कि कभी वो इन नेताओं से पूछे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से पूछे कि जिन वायदों को करके ये सत्ता में आए थे 2014 में, जो इन्होंने झूठे वायदे किए थे, जैसे उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 30 रुपये लीटर पेट्रोल बेचेंगे, ब्लैक मनी भारत में वापस लाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन उन्होंने अपना एक भी वायदा नहीं पूरा किया, बल्कि नोटबंदी करके और जीएसटी लाकर देश के व्यवसाय को, व्यापार को तबाह कर दिया और गरीबी को बढ़ा दिया। और देश में जो हालात बनाए, नफरत के हालात बनाए, उसमें इन गोदी मीडिया वाले लोगों ने उसमें सहयोग किया है। इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। मैं समझता हूँ तभी सही प्रकार की पत्रकारिता आएगी और तभी इन न्यूज चैनलों को की आंखें खुलेंगी कि आप न्यूज चैनल हैं, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आपको चाहिए कि आप सत्ता से सवाल करें। देश में जीएसटी आने के कारण 10 लाख कंपनियां को ताला लगाना पड़ा और लोगों ने भी बहुत जम के तालियां बजाया। नहीं, मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये केंद्र की सरकार अचानक आके कोई घोषणा करती है और बिना सोचे समझे, बिना कोई डिस्कशन किए, विपक्ष से चर्चा किए बिना कोई चीजें लागू करती है। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है, देश के लोगों को नुकसान हुआ है, देश के व्यापार को नुकसान हुआ है। सर, जो इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का जो बहिष्कार किया है, उससे क्या फायदा होने वाला है इंडिया गठबंधन? नहीं, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि देश के मीडिया को ये एहसास होगा कि मीडिया का काम किसी का महिमामंडन करना नहीं होता है, मीडिया का काम सवाल करना होता है और वो निष्पक्ष होना चाहिए, सभी पार्टियों से होना चाहिए। सर, जो पत्रकार बैन किए हैं वो इंडिया गठबंधन को आतंकवादी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आतंकवादी सवाल पूछते हैं तो वो बहिष्कार करते हैं। देखिए, पहले तो देखिए उनके सारे चैनलों पे जिस तरह मुर्गे लड़ाए जाते हैं, इस तरह कुछ चुने हुए लोगों को बुला के डिबेट में बैठाया जाता है और हिंदू मुसलमान करवाया जाता है। कोई जनता के मुद्दों पे कोई डिस्कशन होता नहीं है। कभी गरीबी पर, बेरोजगारी पे, एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी चर्चा नहीं होती है। सरकार बनने से पहले भाजपा ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे क्यों नहीं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे मीडिया चैनल का होने से तो ना होना ज्यादा बेहतर है। एनडीटीवी के मुंबई चीफ ने ये बताया है कि जब इंडिया में इंडिया गठबंधन का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें विवाद करना या बबला करना ऐसा था, उसने रिजाइन कर दिया है। तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी कोई पत्रकार वो ऐसे मीडिया चैनल में रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता ना हो, जहाँ लोगों का शोषण किया जाए, जहाँ लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जाए, जहाँ पूरी तरीके से आंख मीच के केवल सरकार को महिमा मंडित किया जाए, तो फिर पत्रकारिता बचेगी कैसे? जिन पत्रकारों को बहिष्कार किया है वो तो सर नौकरी करते हैं, लेकिन जो एजेंडा आता है वो तो मार्गों की तरफ से आता है। कोई बात नहीं, ऐसे न्यूज चैनलों का भी और ऐसे पत्रकारों का भी बहिष्कार भारत के लिए शुभ होगा और ऐसे पत्रकार लोगों को भी फायदा होगा जिनको अभी शोषण का शिकार होना पड़ा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी। पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म को लेकर टूट पकड़ता जा रहा है मामला, क्या कहना चाहेंगे सनातन? नहीं, मैं कहता हूँ कि जो बात उन्होंने कही स्टालिन जी ने, उसमें कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि इस वैदिक धर्म के अंदर, इस ब्राह्मण धर्म में
जो जातिवाद ऊंच नीच की बात है, ऐसी बातें हमेशा देश के लिए नुकसानदायक होती हैं, मानवता के लिए नुकसानदायक होती हैं। ऐसी चीजों का खत्म हो जाना बेहतर है, जिसमें जन्म से कोई नीच हो, जन्म से कोई ऊंच हो। सर, अनंतनाग में लगभग 3 बजे घटना घटी है, 3 बड़े अफसर शहीद हुए हैं और मोदी जी अपने कार्यालय में 5 स्टार कार्यालय में फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो नहीं सकता कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 3 अधिकारी और एक सेना का जवान कल और एक आज शहीद हो गया, लेकिन उस पे वो केवल चुनाव प्रचार में लगे या फिर अपने ऊपर फूलों की वर्षा कराने में लगे। प्रधानमंत्री जी का अभी तक तो ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हुए हैं और मैं समझता हूँ 2024 में देश की जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी। जैसे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, मोदी जी उनका फोटो लगा के वोट मांग रहे थे। नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है वो शहीद नहीं हुए बल्कि शहीद करवाए गए। हो सकता है चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करवाया गया हो, क्योंकि उस वक्त के JNK के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है उससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई साजिश थी। और सरकार की इतनी जांच एजेंसियां होने के बावजूद, सूचना तंत्र इतना मजबूत होने के बावजूद आज तक ये पता न लग पाना कि ये पुलवामा किसने किया, किन कारणों से किया, कौन लोग उसके पीछे, इसका मतलब ये है कि केंद्र की सरकार पुलवामा का खुलासा नहीं करना चाहती। कुछ ना कुछ संदेह उसके पीछे है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र उसके पीछे है। ब्लड प्रूफ जैकेट होती तो मेरा बेटा शहीद नहीं होता। नहीं, ये तो सरकार को चाहिए। 8,000 करोड़ का एक विमान खरीदा जा सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन सैनिकों को भेजने के लिए विमान नहीं दिए जाते पुलवामा में, सैनिकों को सुरक्षा के लिए जैकेट नहीं दी जा रही। तो ये तो शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। एक और सवाल है, 4,000 करोड़ रुपए यानी खर्चा कर दिए हैं G20 पर। मैं कहता हूँ G20 में जिन देशों ने आज तक G20 किया है, आप उनके खर्चों के आंकड़े देख लें तो उससे तो कई गुना ज्यादा भारत की सरकार ने खर्चा किया है। और ये कोई अच्छे संकेत नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और भारत उन देशों के सामने जहां आर्थिक रूप से कहीं दिखता भी नहीं है, उन देशों ने, जापान ने जितना खर्च किया, जापान ने 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं किया, जो भारत से अर्थव्यवस्था में काफी आगे है, लेकिन भारत ने 4200 करोड़ खर्च कर दिया। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी की मानसिकता का पता चलता है कि किस तरह वो केवल अपने प्रचार के लिए उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया। सम्मेलन में पूरे दिल्ली में किसी भी डेलीगेशन का एक फोटो नहीं है, सिर्फ मोदी जी के अलावा। नहीं तो ये तो देश के लोगों को दिख रहा है ना, तो देश के लोग जवाब देंगे 2024 के चुनाव में। वियतनाम में बाइडेन जी ने वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो इंडिया में नहीं कर पाए। इंडिया में नहीं कर पाए या ये कहें कि मोदी जी ने करने नहीं दी, क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ओपन तो उसमें फिर प्रेस में पत्रकार सवाल पूछते और उस सवालों का जवाब शायद मोदी जी नहीं दे पाते, इसलिए सर स्टालिन के लड़के जो बात कहा है उस बात को लेकर करें कि हिंदुओं में बांटा जा रहा है हिंदुओं को। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए ये बांटने से ही सत्ता में है, तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा कौन लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में जवाब देगी। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करके गुलाम बनाना चाह रहे हैं वो। नहीं, ये इसका मतलब ये है कि मोदी जी बौखला गए और वो हार के डर से इसको धार्मिक का मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। इस बार धर्म का कोई कार्ड और कोई भी बीजेपी का कार्ड चलने वाला नहीं है। इस बार जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, यही मुद्दे चलेंगे। काला धन, जिन मुद्दों पर उन्होंने पिछली बार वोट मांगा था, इस बार वही मुद्दे चलेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी घबरा गए और उन्होंने लाल किले से ऐलान किया कि अगले साल भी झंडा मैं ही फहराऊंगा। नहीं, ये उनका कहना इस बात को दर्शाता है कि उनको हार का पूरा विश्वास हो गया कि वो हार रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचा ना हो, इसलिए उसको उठाने के लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान किया। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते हैं, क्या अब 1585 करेंगे क्या? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, जिन्हें भारत से प्यार है, जो मानवता पसंद लोग हैं, वो भारत में 85% लोग हैं, उनको सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। जिसको भारत से प्यार है, जिसको मानवता पसंद है, जिसको नफरत पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो, जो चाहते हैं सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले टाइम से, सबको मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, तो वो लोग धर्म के मुद्दे पर, जात पात के मुद्दे पर वोट नहीं देंगे। वो लोग व्यक्ति मानवता के मुद्दे पर वोट देंगे, लोगों की जरूरत के मुद्दे पर वोट देंगे। सर 19 तारीख को नया संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ के जितने कर्मचारियां हैं उनका वर्दी पे यानी कमल का फूल बनाया गया है, उनके जो ड्रेस है कमल का फूल। ये देखिए, अभी इनकी सरकार है, अभी तो अपनी मन की मर्जी चलाएंगे, लेकिन लोग सब देख रहे हैं, सबकी आंखें खुली हैं। और इस बार कोई आदमी, मुझे लगता है कि इनको कोई समर्थक मिलने वाला नहीं है। जो लोग इनके समर्थन में पहले अच्छे दिन की उम्मीद से जुड़ गए थे,
वो भी इनको छोड़कर इनको हराने का संकल्प ले चुके हैं। थैंक यू। जांच करना का मुद्दा बनेगा सर। एक आखिरी सवाल, जी। जो आपने अभी बड़े चैनलों की बात करी जहाँ से एंकरों का बायकॉट किया जा रहा है, तो अभी आप मोदी की सरकार है तो आप शायद बायकॉट की बात करते हैं। अगर पहले अगर देखें तो पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी चैनलों पर दबाव हुआ करता था, तब वो कांग्रेस करती नहीं, ऐसा कभी भारत में हमने नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। पहले सत्ता पक्ष से हमेशा न्यूज चैनल के एंकर सवाल पूछते थे, सरकार की पॉलिसी पे डिबेट्स होती थी। अब तो केवल हिंदू मुसलमान पे डिबेट होती है, अब तो कोई काम के मुद्दे पे डिबेट नहीं होती है। रितु सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रितु सिंह एक काबिल प्रोफेसर है, उनके साथ छल हुआ है। यहाँ की दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राव ने उनके साथ धोखा किया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में वो सलाखों के पीछे होंगे, उनको सजा मिलेगी। बाकी प्रशासन से तो मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखती है। सर एक सवाल, क्या जात गणना मुद्दा बन पाएगा सर? जाति जनगणना मुद्दा बन चुकी है। सामाजिक न्याय के आधार पर ये वाला चुनाव 2024 का होने वाला है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय के खिलाफ होगी या जो जातिगत जनगणना के खिलाफ होगी, जो भी न्याय के खिलाफ होगी, उन सब को इस बार देश की जनता रास्ता सर, दिखाएगी। कहा जा रहा है कि 2024 से पहले कुछ बीजेपी है बड़ा प्लान कर रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, ये उनका हमेशा से एजेंडा रहा है। पर मुझे लगता है इस बार उनका एजेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश के लोग सब देख रहे हैं और सब जागरूक हो रहे हैं। थैंक यू।